बस मैंने कराए थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे निकालना है, कोई भी फोर्स के वर्क डन कैसे निकालना है, अगर वो फोर्स कांस्टेंट है तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल से सिखाया था। और एक वर्क डन बाय ग्रेविटी का हमने डिस्कशन किया था डिटेल से कि अगर बॉडी नीचे जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। अगर बॉडी जो है अपना पाथ बदल लिया, इंक्लाइन प्लेन में आया, लेकिन हाइट वही h है, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो हर एक केस में प्लस mgh आ रहा है। अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा है तब भी प्लस mgh, इंक्लाइन प्लेन पर भी गिरा है तब भी प्लस mgh। और यहाँ हम अगर इसको प्रोजेक्ट कर दिए विथ स्पीड u से, चाहे हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते या थोड़ा हवा में उठा के ऐसे भी प्रोजेक्ट करते और वो इस तरह से चलते हुए भी ग्राउंड पर आता, तब भी इसकी ग्रेविटी के वर्क डन यही होते प्लस है। और अगर हम नीचे से ऊपर एक ब्लॉक को उठा कर ले जाते हैं तो फिर उस केस में mg नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो इस प्रकार के केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा माइनस mgh। चाहे हम अगर उसको इंक्लाइन प्लेन से भी सरकाते हुए ऊपर ले जाते हैं h हाइट तक, तब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा माइनस mg। ये जो रेडीमेड रिजल्ट है वो आपको दिमाग में रखना है। और आप यहाँ से एक बात देख रहे होंगे कि हमने जब उसको यहाँ से डाउनवर्ड छोड़ा तो ये ऐसे गिरा तब भी mgh, इंक्लाइन प्लेन से सरकता हुआ आया तब भी mgh, पैराबोलिक मोशन से भी आया तब भी h हाइट से आया तब भी mgh। इसका मतलब हुआ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरी बात कि जब हम ऊपर से नीचे लाए तो प्लस mgh और नीचे से ऊपर ले जाए तो माइनस mgh। चाहे हम नीचे से ऊपर इंक्लाइन प्लेन पर भी ले जाए या पैराबोला से ले जाए, लेकिन वही हाइट अगर चला जाए तब माइनस mgh। और टोटल एक राउंड ट्रिप में हमने देखा इसका वर्क डन का वैल्यू 0 है। तो दो बातें हमें यहाँ से पता चला कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट, और दूसरा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन वन राउंड ट्रिप व्हाटएवर बी द पाथ विल बी 0। अगर हम डाउन लेते हैं मोशन तो वर्क डन माइनस आएगा और प्लस आएगा, और अगर अप दी मोशन लेते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस है। ये कुछ बातें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक हम सवाल देते हैं, आप लोग सभी कोई अटेम्प्ट कीजिए। ये पुली है, पुली स्मूथ है, मासलेस है। इसके इस साइड में एक ब्लॉक लटका है 2 kg का, इसके इस साइड में वही धागा पास होते हुए आ रहा है, और इस साइड में एक ब्लॉक लटका है 3 kg। If system is released from rest, रेस्ट से अगर हम इसको छोड़ देते हैं, so find the work done by gravity in 2 seconds। 2 सेकंड में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा ये आपको बताना। तो आप लोग कोशिश कीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर्मूला वही है mg.s। हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया है। अब इसी तरह से मैंने कई पुली सिस्टम सिखाया था, उनमें से कोई भी दिया जा सकता है और वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा जा सकता है। निकालने का जो प्रोसेस है इस सवाल के साथ आप सीख सकते हैं।
40 जूल होगा। 40 जूल देखते हैं, ये हमको पता भी नहीं है, मैंने तो बस डाल दिया बस। देखते हैं 2 सेकंड में हमें ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हमको पहले ये पता लगाना होगा कि ग्रेविटी फोर्स तो मालूम है, इस 3 kg पर नीचे का डायरेक्शन में 3g फोर्स लगेंगे और यहाँ पे 2 kg पे 2g का फोर्स ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ये हमको पता है। साथ ही साथ हमको ये पता है कि अगर हम इस सिस्टम को रिलीज कर देंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और दोनों में एक्सेलरेशन सेम होंगे, डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे ना। एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का मेरे पास फॉर्मूला है नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स S बराबर 10, तो फिर हो जाएगा mg डॉट s बाय नेट मास। नेट मास, ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स बाय नेट मास। 2 kg 3 kg, तो नेट पुलिंग या पुशिंग फोर्स कितने हो गए? 3g माइनस 2g, और नेट मास हो गया 3 kg प्लस 2 kg। 100 जूल हो जाता। ऊपर में तो g आ गए और नीचे में 5। g का वैल्यू आप 10 ले लेना, 2 मीटर पर सेकंड, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमें प्राप्त। तो ऐसे करेंगे। ये जो ब्लॉक है 3 kg, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउन गिरेगा और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर एक्सेलरेट, ठीक है। अब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो 2 सेकंड में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? अगर हम इसको छोड़ दें 2 सेकंड तक चलने के लिए, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, ये 2 सेकंड में एट t इक्वल टू 2 सेकंड अगर हम यहां से छोड़े हैं तो ये कितने डिस्प्लेसमेंट लेगा? सपोज इट इज h का मान कितना, तो हम ये h का वैल्यू निकाल सकते हैं। और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it is 4 सर 10, तो u का वैल्यू 0 है, रेस्ट से छोड़ा है, एक्सेलरेशन आ गया है 2 और टाइम भी है 2। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये दो कैंसिल हो जाएंगे, बचे 4 मीटर। तो h के जो डिस्प्लेसमेंट हुए वो हुआ 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है 3 kg वाला वो 4 मीटर डाउन गिरेगा, 40 जूल सही तो ले, और ये जो 2 kg वाला है वो 4 मीटर ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि दोनों साथ सटा हुआ है। वही h डिस्टेंस 4 मीटर, ये ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 3 kg नीचे गिरेगा, 3 kg नीचे गिरेगा 4 मीटर, और ये जो 2 kg वाला है ये 4 मीटर ऊपर चढ़ेगा। अब हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और हमें इस पूरे सिस्टम में किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg या वर्क डन है ना बाय ग्रेविटी ऑन 2 kg, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। हमसे बस पूछ रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम निकालेंगे 4 kg में, 3 kg में, और फिर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे 2 kg। अगर सिर्फ 2 kg वाई पूछता तो फिर हम उसी का सिर्फ आंसर करते, 3 kg का पूछता तो फिर हम उसका आंसर, ठीक है क्योंकि हमें नहीं दिया है तो हम पूरे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो बता दीजिए, 3 kg यहाँ है, 3 kg का फोर्स लगा 3g नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, ये हो गया 3g इंटू h इंटू cos 0। 2 kg की बात कीजिए, 2 kg में फोर्स नीचे है 2g, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है h, और बीच का एंगल है 180। हम देखो पूरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में रहे।
फिर आगे चल के आप ऑटोमेटिक जहां 180 है -1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गए कितने, ये हो गए 30, h का मान 4, ये हो गया 20, h का मान 4 इंटू -1। ये हो गए आपके 4 तिया 12, 120 और माइनस ये हो गया 120 में 80 चलाएंगे, घटाएंगे तो 40 मिला। निकलेश यही आंसर है ना आपका? यस सर। प्रिंस आपका देखो कैलकुलेशन। हाँ 180 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, इसी में हम पूछे तो नहीं है, लेकिन हमसे पूछा जाता है वर्क डन बाय टेंशन, क्योंकि टेंशन भी तो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है, टेंशन फोर्स भी लग रहा है। तो वर्क डन बाय टेंशन अगर हमसे पूछा जाता है तो क्या हो? अगर हमसे पूछा जाए, पूछा नहीं गया, अगर हम अपने मन से निकालना चाहते हैं वर्क डन बाय टेंशन, 0 होगा पूरे सिस्टम, तो बताओ ये 3 kg पे जो टेंशन फोर्स लगा ऊपर के डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे है ना, नीचे इस ब्लॉक को तुम ऑब्जर्व करो, ये 3 kg पे टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और इस 3 kg का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 हुआ। वर्क डन कितना हो गया? टी, टेंशन निकाले नहीं है अभी, टी ले लेते हैं, जरूरत पड़ा तो निकाल लेंगे। टी इंटू 4 जो h है इंटू cos 180 -1। इसका देखो ऊपर में टेंशन लग रहा है, ऊपर में टेंशन लग रहा है और ऊपर में ही डिस्प्लेसमेंट, तो t इंटू h इंटू 1 cos 0 1, और इसके वैल्यू आ जाएंगे 0, इसके वैल्यू आ जाएंगे 0। cos 0 यहाँ पे लिखल गई, एक 2g पर लिखल गई cos 180। यहाँ पे हुआ ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी का जो 3 kg वाला था, फोर्स आगे बात करते हैं। एक्सीलरेशन की तरफ, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ही वर्क डन बाय वेरिएबल 0 180 उल्टा है वेरिएबल फोर्स। अगर ऐसा कोई फोर्स के वर्क डन निकालने हो और उस फोर्स के नेचर वेरिएबल है, वेरिएशन बहुत तरह के होते हैं, वेरिएशन वेरिएबल पोजीशन के साथ हो सकता है, वेरिएबल फोर्स वेलोसिटी के साथ हो सकता है, वेरिएबल टाइम के साथ हो सकता है। अगर फोर्स आपके वेरिएबल मिल जाए तो फिर उस केस में वर्क डन बाय फोर्स F हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन F डॉट ds। ये फॉर्मूला जो है ना, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला वर्क डन का, ये सब केस में लागू होता है। ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो सब केस में लागू होगा, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब भी लागू होगा और फोर्स वेरिएबल है तब भी लागू होगा। अगर मान लो कि ये फोर्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डॉट इंटीग्रेशन ds का होगा, ds का इंटीग्रेशन s, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा ना f डॉट s। तो ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो अगर फोर्स कांस्टेंट है तब भी हम लगाएंगे, अगर फोर्स वेरिएबल है तब भी लगाएंगे। अगर आपको कभी कंफ्यूजन है, जो फोर्स के द्वारा हम वर्क डन निकाल रहे हैं वो फोर्स पता नहीं कांस्टेंट है, पता नहीं वेरिएबल है, तो हम इंटीग्रेशन लगाकर उसको काम करेंगे।
लेकिन हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए माने हुए हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो सीधा एफ डॉट एस लगा देंगे और वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन प्रोसेस। ये मेरा एक फॉर्मूला हुआ और जहां से जहां तक का वर्क डन निकालना है, जैसे मान लो पोजीशन ए से बी तक का निकालना है तो हम पोजीशन ए से इंटीग्रेट करके पोजीशन बी तक लेते। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करने के थोड़े से नियम हैं, वो समझिए। इस केस में पहला नोट कीजिए, टेक ds, ये जो ds है इज इक्वल टू dxi प्लस dyj प्लस dzk, ना, अकॉर्डिंग टू लाइट बंद कर लीजिए, according to the given variation of force, variation of force, फोर्स की जिस तरह की वेरिएशन होंगी उसके अनुसार हम ds की वैल्यू ये चुनेंगे, ये लेंगे। अगर फोर्स में सिर्फ I इन्वॉल्व है, I एक ही डायरेक्शन x डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो सिर्फ हम dx ही कंसीडर करेंगे। अगर फोर्स में I और j दोनों इन्वॉल्व हैं तो हम फिर ये दोनों लेंगे, तीनों इन्वॉल्व हैं तो हम तीनों लेंगे। अब बोलोगे नहीं सर आप बोले हैं ये लेने के लिए तो हम हर एक केस में ये ले लेंगे, ले लो। लेने के बावजूद भी वो जो फैक्टर आपको अनवांटेड ले लिए हैं वो ऑटोमेटिक जीरो चला जाए। ठीक है, तो हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जैसा फोर्स होता है उसी के अनुसार ds का वैल्यू का चुनाव करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इफ फोर्स आपको दिया हुआ है सपोज 3x स्क्वायर आई, बस इतना ही दिया हुआ है, तो आप केस में ds के रूप में सिर्फ dxi ले लो, dxi। बाकी आप अगर dyj dzk भी लेते हो तो जब तुम डॉट करोगे तो ऑटोमेटिक वो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको फोर्स के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया हुआ है 3xi प्लस 4j ऐसा दिया हुआ है, तो बस मतलब यहाँ सिर्फ x है, y नहीं है, हाँ, लेकिन i और j दो गो है। तो फिर ऐसे केस में आपको ds के रूप में दोनों लेना चाहिए dxi और j प्लस dyj, ये दोनों लेंगे क्योंकि फिर कंपन i और j यहाँ फोर्स के साथ दोनों। अगर आप इसका k भी ले लोगे तो डॉट करोगे तो केवल ऐसे ही लिमिटेड। जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको फोर्स का वैल्यू है ना 3i माइनस 4j प्लस 2zk ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। x डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, लेकिन z में वेरिएशन। तो फिर ऐसे केस में ds के फॉर्म में आप इस तरह सर का नेटवर्क स्लो हो गया। है ना, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलो, तो हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। कभी कभी जो फोर्स के वेरिएशंस हैं वो दे दिया जाता है और डायरेक्शंस को अलग से इंडिकेट किया जाता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी डॉट का प्रोडक्ट यूज करके हम लगा सकते हैं। एक एग्जांपल से समझिए। A force F is equal to
2 plus x Newton is acting on a particle along x direction. Along x direction. If particle moves from x equal to 2 meter to x equal to 3 meter, find work done by F. इस फोर्स के द्वारा वर्क डन बताइए। इस फोर्स के वर्क डन आपका क्या होगा ये बताइए। तो देखो और पहले जज करो, यहां जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी में, क्या वो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अनन्या, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर वेरिएबल। वेरिएबल है ना, एक्स लगा हुआ है। हाँ तो ये वेरिएबल है। अगर यहाँ एक्स नहीं होता तो कांस्टेंट, सिर्फ 2 होता तो आप कहते हैं कि फोर्स कांस्टेंट। ये जो फोर्स है वो वेरिएबल। अब देखो हम एक डायग्राम, एक यहाँ सिचुएशन ड्रॉ कर रहे हैं। ये y है, ये x है, और एक ब्लॉक है जो शुरू में x इक्वल टू 2 मीटर पे है, और इस पर x डायरेक्शन में ही एक फोर्स लगाया गया है जो वेरिएबल फोर्स है 2 प्लस x टाइम, और ये फोर्स इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके x इक्वल टू 4 मीटर तक ले गया, 4 मीटर तक ले गया। अब ये जो फोर्स है वो ऐसे न लगकर ऐसे भी लग सकता था, तिरछा भी अलग अलग डायरेक्शन में भी लग सकता था एंगल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं देके आपको स्पष्ट कह दिया है कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। x बराबर 3। फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस। तो हम यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स के लिए यूज करेंगे इंटीग्रेशन F डॉट ds। F डॉट ds हम वेक्टर फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो आप क्या करें, इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए। फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? 2 प्लस x, और डायरेक्शन i है तो i, और फोर्स में अगर i लग गया तो ds के फॉर्म में हम dxi चुना, ds के रूप में हमने dxi चुना, और f के रूप में मैंने चुना 2 प्लस xi, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन x डायरेक्शन। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 4 ऐसे। अब आप इनका डॉट कर लो, भीतर ही भीतर i वाला i के साथ गुना होगा तो 2 प्लस x इंटू डी एक्स आएगा, 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स आएगा, और x बराबर 2 से लेकर x बराबर 4 तक लिमिट है। इंटीग्रेशन करने में तो मास्टर है। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 से लेकर 4 तक लिमिट रखिए। 3 तक कैसे? जी हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, 4 मीटर चढ़ा दिया मैंने इसको, चुप रहा, 3 मीटर तक ही जाना था। हम बोलते हैं तो गड़बड़ हो x बराबर 3 गई। x इक्वल टू, आदमी के साथ रह के तो कितना हो जाना है इसको? 3 दूनी 6, और ये 9/2 अरे बोले लागे माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4/2। बताओ भाई कोई बच्चा? 6 में से 4 गया 2 होगा, 4.5, और 9 में से 4 गया 5/2 2.5, ये वैल्यू हो गया 4.5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आप इसको
आप इसको नॉर्मली भी बना सकते थे। आप इसको नॉर्मल कैसे बनाएंगे? वर्क डन बाई फोर्स हमको निकालनी थी, फॉर्मूला तो वही है, एफ डॉट डी एस। एफ का वैल्यू आपका होगा 2 + x। ds, ये जो ds है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट 1 मत लिख देना, है ना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो तो क्योंकि फोर्स का वेरिएशन x है तो ds की जगह हम dx लेंगे, ds की जगह हम dx लेंगे क्योंकि वेरिएशन फोर्स का x के साथ। और डिस्प्लेसमेंट ये, बीच का एंगल कितना है? बीच का एंगल 0 है तो cos 0। ठीक है, और इसका लिमिट ले लेंगे हम 2 से लेकर 4। रिजल्ट आपके यही आ जाएंगे 4.5। थोड़ा और अगर डिस्क्राइब करने जाओ तो हम क्या करते, चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं यहां से लेकर यहां तक। यही फोर्स लग रहा है और इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ आपका ds dx। तो फोर्स लगा 2 + x, डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। इस छोटे दायरे में फोर्स का जो वेरिएशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा इस छोटे दायरे में। और फिर पकड़ के आप इस यहां से यहां तक का वर्क डन को आप छोटा वर्क डन कहेंगे dw, और फिर यहां से यहां तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क। हम इंटीग्रेट करके डायरेक्ट टोटल वर्क डन का फॉर्मूला ही दिए। जैसे एक एग्जांपल, a force F equal to 3x square I plus 2yj Newton is acting on a body which displaces from A, कोऑर्डिनेट A का कोऑर्डिनेट है 2,1 मीटर, टू B का कोऑर्डिनेट है -2,3 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय F। इस फोर्स के वर्क डन क्या होंगे ये बताइए। सर -16 I कैप + 8 J कैप। क्या निकाला विदाम? सर वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, तुम वेक्टर में जाओगे। सर 8 आएगा सर, 8 सर -8 8 आएगा, -8 आएगा। सर -8। आप लोग भी सभी कोशिश लगे रहो। नियम सिखाए हैं, नियम लगानी है और कैलकुलेट करना। अब इसी को जितना फास्ट करना चाहो करके अपना आंसर बना सकते हो। जैसे हम वर्क डन बाय फोर्स निकालना है तो पता है, वेरिएबल फोर्स हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन F डॉट ds। F का वैल्यू है 3x स्क्वायर I कैप प्लस 2yj कैप। अब चूंकि यहाँ फोर्स में I और J इन्वॉल्व है तो हम ds के रूप में dxi प्लस dyj कैप ले लेंगे। अब बोलोगे सर आप dz भी लिखे थे, वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डॉट करोगे तो ये वाला वैनिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो k टर्म है नहीं, इसलिए आप सिर्फ वही 2 टर्म ले सकते। और इसका लिमिट कहां से कहां तक? इसका लिमिट होगा 2,1 से -2,3। ये लिमिट जहां से जहां डिस्प्लेस हुआ वहां से हम करेंगे।
अब आप इनको डॉट कर लो, पहले इंटीग्रेशन के अंदर में डॉट करो, ये हो जाएंगे 3x² dx प्लस 2y dy, i वाला i के साथ गुना होगा, j वाला j के साथ, और ये होगा कोमा 1 से -2। बस अब इसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स बस पहला लाइन है। अब आप यहाँ इसको इंटीग्रेट करो, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिलेंगे इधर में। तो पहले इसका करेंगे तो 3x³ आएगा, और इसका करेंगे तो 2y² 2 आएगा। ये तो इंटीग्रेशन हुआ, भीतर में जो दो टर्म है अलग अलग। और अब हम इसको लिमिट प्लेस करेंगे, वो सावधानी से। ये 2 ये 3 कैंसिल हो। अब हम क्या करते हैं कि पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं इंटीग्रेशन में, और ये वैल्यू हम रखेंगे x की जगह पे, और ये वैल्यू रखेंगे y की जगह। x की जगह पे पहले हम -2 रखेंगे, पावर में तो 3 है, और यहाँ y की जगह पहले 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर है। ये मेरा पहला लिमिट रखा गया। फिर माइनस करके हम नीचे वाला लिमिट रखेंगे, नीचे में x के जगह 2 रखेंगे और y की जगह 1 रखें। x की जगह 2 रखो, 2 का क्यूब होगा, और प्लस y की जगह 1। और अब आप इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 प्लस 9, माइनस यहाँ हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे -1, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में आएगा, यहाँ -1। कितना हुआ देखो, ये होंगे 8 दूनी 16 -16, 8 जूल होगा y डायरेक्शन, है ना, -8 -9, 8 8 16 1 17, 17 में 9 घटा दो, कितना आया दाम? -8 -8 आया। 17 में से 9 बस। हाँ, -8। So this will give you the answer of this question. एक क्वेश्चन पहले आईआईटी पूछा था एडवांस में, कितना आएगा? और ये क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया है। आप लोग इसका भी निकाल दीजिए। नीट वाले सारे बच्चे देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट। इसका The force F equal to YI 2 और -2 plus XJ -2 का क्यूब is acting on a body, on a particle which displaces x है 2 और -2 आएगा, from x का पहला लेना है, पहला से -2 में गया, पहला नहीं 0 0 to a comma a. पहला से बढ़ेगा, Find work done by F. 2y स्क्वायर बाई 2 x 3 तक हम थोड़ा सा लिमिट चेंज कर देते हैं, 0 0 से लेके हाँ दोनों जोड़ेंगे टोटल a comma 3 a पर जितना भी x डायरेक्शन में a डिस्प्लेस हुआ, टोटल और y डायरेक्शन में 3a डिस्प्लेस हुआ। टोटल वर्क डन So 3a शुभ्रा जी
3a square. ओके, हाँ हाँ बोलो आइनुष। आपकी आवाज साफ नहीं आई आइनुष। हाँ सर 6a स्क्वायर आ रहा है। 6a यस सर। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है ना कि गलत भी बना देते हैं कभी कभी, तो आंसर सही आ जाता है। वाई आई है तो आप इसको पहले देख लो। दो अलग ये तो पता है कि वर्क डन बाई ds होता है फोर्स जिसका निकालना है वो वेरिएबल फोर्स, I into तो हम फॉर्मूला लगाएंगे F डॉट ds। ये तो बात स्पष्ट। फोर्स के रूप में हम रखेंगे yi प्लस xj, जो फोर्स दिया हुआ है। अब क्योंकि i और j है तो ds के फॉर्म में हम लिखेंगे dxi dy, ये लिखेंगे। लिमिट जा रहा है 0 0 से a,3 इधर। और फिर जब हम इसको डॉट करेंगे तो आएगा y dx प्लस x dy, ये आएगा 0 0 से a,3। और x और y दोनों वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल है। अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे इसके पहले वाले सवाल में था कि ये था एक ये था, तो आप आराम से इसको अलग अलग 3x स्क्वायर dx था इसको मान के, और एक 2y dy मान के अलग अलग इंटीग्रेट यहाँ कर सकते हैं। इस केस में ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा x का फंक्शन है, ये पूरा का पूरा y का फंक्शन। लेकिन इस केस में अगर आप इसको अलग अलग करेंगे, y dx एक इंटीग्रेशन, फिर x dy एक दूसरा इंटीग्रेशन, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। पहले वाला जो सवाल था उसमें कर लेते, ये इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल जब हो जाए तो वो इंटीग्रेबल नहीं होता जब तक इंटीग्रेशन में सिंगल एक वेरिएबल ना आए। दिस अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम क्या करते हैं बेसिकली ऐसे सवाल में, देखो ध्यान से, अगर हम x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करें, d है ना, करें dx इंटू वाई का, इसका फॉर्मूला जानते होंगे, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u dv प्लस v du। तो देखो ये राइट साइड में जो टर्म्स हैं वही यहाँ पर भी है, बस u की जगह आपका y है और v की जगह यहाँ x है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, d टाइम्स d डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू x। ये हुआ 0 0 से a,3। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और dx का इंटीग्रेशन x होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, x बचते हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो y टाइम्स x, इसका डिफरेंशिएशन होगा y इंटू x। अब 0 0 से आप इसको इंटीग्रेट करो a,3। अब आप y की जगह रखो 3a और x की जगह रखो a, फिर माइनस y की जगह 0, x की जगह 0, और फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3a स्क्वायर माइनस 0, द फाइनल आंसर इज 3a। माइनस यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 6 नहीं है, D है। ओके सर।
तो वेदांत, क्या आपने ऐसा ही किया है कि कुछ अलग तरीके से हाँ किया सर, है? यही करा था तो सेम। सब सही है। रोबोट ये था वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क। अब हम एक फोर्स वेरिएबल चुनते हैं और उसके द्वारा वर्क डन कैलकुलेट। उससे लड़का वेटिंग बैठ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये सब के बारे में जाते नहीं सोचो। जैसा आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक प्रकार का वेरिएबल फोर्स है, K इंटू एक्स फोर्स लगता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क डन बाय, वो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन स्प्रिंग फोर्स डॉट dx। ds की जगह dx ले लिया क्योंकि हम स्प्रिंग फोर्स में K इंटू एक्स लगाते हैं, K टाइम्स, और x का जो वैल्यू लेते हैं फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन। स्प्रिंग फोर्स बड़ा डिटेल से पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो एक एक सिचुएशन पहले हम लेके कैलकुलेशन करते हैं। देखो ध्यान से, पहला है कि आपकी एक स्प्रिंग की कांस्टेंट है K, और अभी ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पर। नेचुरल लेंथ पोजीशन से हम इसको कंप्रेस किया और यहां तक इसको ले आए, एक्स कंप्रेशन किए। ठीक है, एक्स कंप्रेशन करने के लिए हमको बाहर से एक बल लगाना पड़ा, चलो हमने लगाया, लेकिन हमें बाहर के बल के द्वारा चूंकि वर्क डन नहीं निकालनी, हमको तो निकालनी है स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन। तो जब हम इसको कंप्रेस किए और ये कंप्रेशन जब एक्स हुआ, तो इस पोजीशन से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। तो निकाला जाए, तो ए से बी तक का वर्क डन हम राइट साइड निकाल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना, वाइल कंप्रेसिंग। ये कंप्रेस हो रहा है, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, वाइल कंप्रेसिंग। बताइए आप लोग, kx फोर्स लगेंगे, kx फोर्स किधर लगेंगे, तो kx फोर्स इधर लगेंगे, स्प्रिंग फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट देखो इधर हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स आपके लग गया राइट डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स लगे राइट डायरेक्शन, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन। बताओ तो दोनों के फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? तो बोलो भाई कोई बच्चा। 180 डिग्री। 180। तो फोर्स हो गया kx, डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, बीच का एंगल 180। डिस्प्लेस किए हम 0 से लेकर x, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसके वर्क डन के वैल्यू आएंगे -12 kx, -12 k इंटू। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे थ्रू अ डिस्टेंस x फ्रॉम द नेचुरल लेंथ पोजीशन, सो वर्क डन होगा -12 kx। अब दूसरा स्थिति हम इसी में लेते हैं, ये जो स्प्रिंग कंप्रेस है, ये जो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, ये जो कंप्रेशन की हालत में ये स्प्रिंग है, यहां से अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं और
और ये वापस अपना नेचुरल लेंथ पोजीशन में आ जाता है ना। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है रीस्टोरिंग। क्या हो रहा है? रीस्टोरिंग। मतलब कंप्रेस्ड पोजीशन से बैक अपनी नेचुरल लेंथ में आने के पोजीशन को बोलेंगे रीस्टोरिंग। P2A अभी जो हमने कैलकुलेट किया है वो किया है A to B व्हाइल कंप्रेशन। अभी जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स व्हाइल रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग मतलब बैक अपना ओरिजिनल पोजीशन में आना, मतलब B2A। तो बताओ इस केस में स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? स्प्रिंग फोर्स इधर ही लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। वही डिस्प्लेसमेंट जितना बैक आया था वही आया। तो बोलो वर्क डन क्या होंगे? kx dx और 0 बीच का एंगल 0, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर x तक, और ये वैल्यू पाएंगे प्लस हाफ के एक्सिस, प्लस हाफ के एक्सिस। स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन ये भी है, स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन ये भी है। वो जब कंप्रेस हुआ तो माइनस हाफ के एक्सिस पर, और जब वो रिस्टोर हुआ तो प्लस हाफ। अभी वो जो स्प्रिंग है, अच्छा यहां से अगर हम बात करें, इस केस में बात करें, एक बार देख ही लो। वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, हमने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके फिर उसको हमने बैक अपना ओरिजिनल पोजीशन में लाया। एक राउंड ट्रिप हो गया ना? यस सर। जहां से चला स्प्रिंग बैक अपना पोजीशन में आ गया, राउंड ट्रिप हो गया। एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0। तो बताओ तो टोटल वर्क डन क्या हुआ? इन दोनों को जोड़ दो, टोटल वर्क डन इन वन राउंड ट्रिप। टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन वन राउंड ट्रिप, बोलो। 0 जीरो हुआ, जीरो। अब आइए इसी को हम आगे चल के नाम देंगे कि चूंकि एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स। चलो अभी हम बात दूसरा कर रहे हैं। मान लिया जाए कि स्प्रिंग अभी आपकी नेचुरल लेंथ पोजीशन में है और इस स्प्रिंग को हम पकड़ के खींच दिए ताकि ये इलोंगेट कर गया, यहां से यहां तक इलोंगेट कर गया, इलोंगेशन हुआ। दिस इज द नेचुरल लेंथ पोजीशन और यहां से वो इलोंगेट कर गया, सी पोजीशन तक चला गया, राइट डायरेक्शन। अब बतानी है इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या। तो देखो जब हम इसको इलोंगेट करेंगे तो जैसे जैसे इलोंगेट होता जाएगा स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट तो आगे। फॉर्मूला वर्क डन निकालने का तो फिक्स है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और ये क्या हो रहा है? व्हाइल इलोंगेटिंग, इलोंगेटिंग मतलब A to C। फॉर्मूला वही होगा kx dx cos, कितना एंगल है? 180 180 है ना? यस सर। 180 और वैल्यू आएंगे माइनस हाफ के एक्सिस, माइनस हाफ के एक्सिस। एंड लास्ट
ये आपकी स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड स्टेट में है और हम वहां से इसको रिलीज कर दिए और स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पोजीशन में आ गया। तो जब वो रीस्टोर कर रहा है, ये भी रीस्टोरिंग ही है, अपना इलोंगेटेड पोजीशन से बैक पोजीशन में आने की घटना को रीस्टोरिंग है। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स व्हाइल रीस्टोरिंग मतलब C2A, फॉर्मूला KX PX और 0 हम बार बार लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखते हैं, याद रहे कब प्लस आया कब माइनस आया। दिस इज प्लस हाफ KX पूरा प्रमाण है पहला तो 0। और इस केस में भी A से C ले गए, C से फिर वापस A आ गए, A से C ले गए, C से फिर वापस A आ गए, एक राउंड ट्रिप हो गया। और एक राउंड ट्रिप में देखिए टोटल वर्क डन अगर निकाले, आगे जाने का वर्क डन माइनस हाफ KX पर, पीछे आने का वर्क डन प्लस हाफ KX पर, दोनों को जोड़ दें, एक राउंड ट्रिप की वर्क डन आएंगी और ये पूरे राउंड ट्रिप के वर्क डन का वैल्यू वापस फिर हो जाएगा 0। स्प्रिंग फोर्स के एक राउंड ट्रिप में वर्क डन का मान अभी हम डिस्कस करेंगे एक और फोर्स के वर्क डन, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स दोनों नेचर के हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डॉट एस, ये यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब फ्रिक्शन आपके कांस्टेंट रहे। नहीं तो फ्रिक्शन डॉट ds, ये यूज करेंगे जब फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल। फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल होता, और फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, म्यू इंटू एन, जरूरी नहीं है म्यू इंटू एन हो, फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन तक का फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसा स्थिति लेंगे उसके अनुसार हम उसको करेंगे। 0 से म्यू एस इंटू एन। चलो हम एक स्थिति लेते हैं, सपोज करो ये एक फ्लोर है, फ्लोर फिक्स्ड है, इस पर एक ब्लॉक मैंने लिया, मास एम है ब्लॉक का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये ब्लॉक ए पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के बी तक जाता है। कोई भी ले जाए उससे हमको मतलब नहीं, ए से बी तक जाता है और आगे के डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट एस हुई। हमें प्राप्त करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए से बी तक जाने में क्या। तो हमको सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स को फोकस करना है और डिस्प्लेसमेंट को फोकस करना है। तो जब वो ए से बी तक जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे सरफेस के द्वारा पीछे के डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ काइनेटिक होंगे, घसटा रहे हैं, सरफेस फिक्स है, घसटा रहे हैं, तो यहाँ होगा म्यू ए इंटू एन, और एन बराबर एम जी आएगा। इस पर्टिकुलर स्थिति में हमेशा एन बराबर एम जी नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। यस सर।
तो म्यू के और म्यू एस दोनों के वैल्यू हम म्यू ही ले लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट देखो आगे है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे आप कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन, एन बराबर एम जी इंटू एस, और ये कॉस एक्सोस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गई, वैल्यू आ गए माइनस म्यू एम जी एस। और अगर हम इसको वापस वहां से फिर बैक प्रोड्यूस करें, बी से वो तो फिर चला, MGS आएगा, फिर राउंड ट्रिप हो गया इस तरह से, और फिर यहां से हम इसको बैक ले आए ए पोजीशन तक। जब वो ए पोजीशन तक आया पीछे, तब जब वो पीछे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स अब इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगने म्यू के इंटू एम, और डिस्प्लेसमेंट इधर है बस। और फिर इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे फ्रॉम बी टू ए, चापली उधर जाके चापलूसी कांस्टेंट है म्यू इंटू एम जी इंटू एस, अगेन कॉस 180 है, थोड़ा सा बोल के। दिस इज अगेन माइनस म्यू एम जी एस। मजाक थोड़ा। और देखो तो एक राउंड ट्रिप हो गया ना, ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन वन राउंड ट्रिप कितना आया बताओ, दोनों का वर्क डन जोड़ दो, माइनस जीरो माइनस 2 MGS सर। म्यू कौन बोलेगा, -2 म्यू एम जी एस, और ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। मतलब हम ये इसलिए निकाले कि आप कंफ्यूज ना हो, आप अपने मन दिमाग में ये मत बिठा लो कि एक राउंड ट्रिप में वर्क डन सब फोर्स के जीरो ही होते हैं। सब फोर्स के वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो नहीं है, कुछ फोर्स के वर्क डन जीरो होते हैं, कुछ फोर्स के राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें और भी हैं, हम इसको लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वर्क डन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क डन वही चापली उधर जाके शिकायत करने में तो हम ध्यान देंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम। सिस्टम किसको लेते हैं, जिसमें 2-3 ब्लॉक हैं और तीनों ब्लॉक को हम एक साथ सिस्टम क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम, जिसमें वो सारे जो फ्रिक्शन है वो सिस्टम के अंदर में लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। वर्क डन इन विच फ्रिक्शन acts as internal forces, with respect to any frame, चाहे वो फ्रेम ग्राउंड हो या वो फ्रेम मूविंग हो, with respect to any frame will be same. ये एक कॉन्सेप्ट के तौर पर कई सवालों को सॉल्व करने में हम यूज करते हैं, आप इसको समझो। मान लो एक हम जनरल कंडीशन लेते हैं, सपोज करो कि ये आपका एक लोड है, लोड फिक्स्ड है, ये स्मूथ है, इस पर एक प्लांक रखा है,
इज ए प्लांग, हम इसका नाम दे देते हैं ए, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसको नाम दे देते हैं बी। यहां पे फ्रिक्शन है, यहां पे। और एक जनरल केस में मान लिया जाए कि जो ब्लॉक बी है वो किसी डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जा रहा है ना, या किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। ये जो A है वो भी किसी डायरेक्शन में जा रहा है v2, या उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। हम गए थे आंटी, बता देना चाहिए था ना। ध्यान नहीं रहा। एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर है, अच्छा बता दे। एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर है। क्लास था ना तो इसलिए जल्दी आ गए। क्लास और तो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, और एक ऑब्जर्वर है जो दौड़ रहा है, ठीक है। ये कोई डायरेक्शन में दौड़ रहा है, कोई भी डायरेक्शन में लगता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसका अपना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जर्वर। और यहाँ जो भी वेलोसिटी मैंने ऊपर दिखाया है वो सारा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, v1, v2, vo विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका नाम हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि लिखने में आगे आसानी हो। ब्लॉक ए की वेलोसिटी को हम दे देते हैं va, या उसके डिस्प्लेसमेंट को va। ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को नाम दे देते हैं b। नेट वाईफाई पे लिखता हूँ। Recording stopped. चलिए, ये सब जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम एक बारी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स के वर्क पूरे सिस्टम का निकालेंगे। सिस्टम मतलब ए और बी। फ्रिक्शन फोर्स इसका दिखा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स ये लगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस फ्रिक्शन। सबका वेक्टर फॉर्म दिखा दिया। और हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब देखो यहाँ सिस्टम के वर्डन क्या बोलते हैं, ये जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स कैसे बनेगा। हम अगर ए और बी दोनों को अगर एक सिस्टम में कंसीडर करें, whole A and B as a सिस्टम, तो ये जो सिस्टम के भीतर में जितने फोर्स लग रहे हैं वो सब इंटरनल फोर्स हो गए। जैसे ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स। फिर मेरा इंटरनेट अनस्टेबल। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सिस्टम के अंदर में लगने वाला है, तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हो गए। अगर हम ये जो नीचे वाला सरफेस है इसको अगर फ्रिक्शन दे देते
इसको फ्रिक्शन दे देते तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगाने लगता है जो सिस्टम के बाहर से लगता है। ये दीवार, ये जो जमीन है उसके द्वारा फ्रिक्शन लगता है, ये वाली फ्रिक्शन। अगर हम इसको रफ दे देते और ये फ्रिक्शन लगा देता है इधर, अगर ब्लॉक इधर जा रहा है तो इधर लगा देता, या ब्लॉक अगर इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगा देता, ये फ्रिक्शन तब एक्सटर्नल हो जाए। एक्सटर्नल जब लग जाएगा फ्रिक्शन तो चीजें ये वाली मेंटेन नहीं रहेंगी, वो फिर गड़बड़ाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्सटर्नल ना पहुंचे इसलिए मैंने सरफेस को स्मूथ रखा। अब आप एक एक करके पूरे सिस्टम में वर्क डन बताइए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम। सिस्टम मतलब ए और बी। 0 पहले हम लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताइए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम। तो पहला जो ब्लॉक है ए का फ्रिक्शन हुआ डॉट एस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए cos थीटा 9 किधर गया नहीं गया उससे हमको टेंशन। और फ्रिक्शन ए पर तो माइनस है ना, देख रहे हो ए जो ब्लॉक है उस पे फ्रिक्शन माइनस है। यहां लिखेंगे माइनस फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। हम इसको ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए पर का लिख रहे हैं और फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बी का लिखे। तो ए का फ्रिक्शन का वर्क डन बोलिए। ए का फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ आर डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए with respect to ground प्लस बी का बोलिए फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हुआ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बी। The total work done by friction on the system with respect to ground। अभी हम लिखने वाले हैं work done by friction on system with respect to ये वाला ऑब्जर्वर मूविंग तो मूविंग ऑब्जर्वर के द्वारा वर्क डन क्या देखा जाएगा, तो फिर हम वही करेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए का लिखेंगे और फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन बी का लिखेंगे। क्या फर्क पड़ेगा, तो ए के फ्रिक्शन फोर्स तो आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये वाला जो ग्राउंड है तो डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और यहाँ बी को देखो तो बी में फ्रिक्शन पीछे लगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू अब देखो क्या रिजल्ट आता है। माइनस फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। यही फॉर्मूला था प्लस फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस displacement of O with respect to ground।
ये है। इसको आप स्प्लिट करो, ब्रैकेट को तोड़ो, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये वाला जो माइनस है प्लस हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये फ्रिक्शन और ये माइनस यहाँ रहेंगे, ये आपके कैंसिल। इसको आप थोड़ा तोड़ो तो पता चल जाएगा। फ्रिक्शन डॉट एस ए जी माइनस फ्रिक्शन डॉट माइनस माइनस प्लस फ्रिक्शन डॉट ओ जी प्लस यहाँ फ्रिक्शन डॉट एस बी जी, और ये माइनस फ्रिक्शन डॉट एस ओ जी। BG ये वाली पार्ट आपकी कैंसिल होगी, SOG और जो बचा माइनस फ्रिक्शन डॉट एस ए जी SOG प्लस फ्रिक्शन डॉट, SAG और तुम ऑब्जर्व करो ये जो रिजल्ट आया है यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिखाया, और विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर जो है, क्या ये दोनों रिजल्ट एक ही है? तो ये दोनों रिजल्ट एक ही। तो मतलब कि ये जो ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर है, फ्रिक्शन के द्वारा पूरे सिस्टम में जो वर्क डन बोलेगा वही वर्क डन ऑब्जर्व चलता हुआ भी बोलेगा। और ये जो वर्क डन हुए फ्रिक्शन के, वो कहाँ जाएंगे? That is converted into heat energy. This work done will be converted into heat energy. तो कभी कभी हमें ऑब्जर्वर को शिफ्ट करना पड़ता है सिचुएशन को इजी करने के लिए। तो अगर ग्राउंड पर भी है तब भी फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन सिस्टम में जो आएगा, और ऑब्जर्वर को चलता हुआ भी लेंगे तब भी फ्रिक्शन के वर्क डन सिस्टम का हम इक्वल कर सकते हैं। बाकी दूसरे फोर्सेस के वर्क डन चेंज हो सकते हैं, इन फ्रिक्शन फोर्स की इंटरनल फोर्स है उसके वर्क डन। इस बात को हम यहाँ पे नोट कर दें। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, याद रखिए, ऑन सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड will be equal to work done by friction on system with respect to any frame, चाहे वो एक्सेलरेटिंग हो, चाहे वो इनर्शियल हो, चाहे वो नॉन इनर्शियल हो, एनी फ्रेम। ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन कब? only when friction acts as internal force. एक्सटर्नल फोर्स के रूप में अगर काम करने लगेगा तो ये चीजें में भी डेबिट हो जाएंगी। एक तीसरा स्थिति लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ irregular work done by friction when
the block moves on an irregular inclined plane. सिचुएशन क्या है इसको थोड़ा समझ लो। इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन इर्रेगुलर, ये तो बताए थे हम सबको। बेस बी है, हाइट एच है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सब जगह म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सब जगह म्यू है। और एक ब्लॉक को हम इसके बॉटम पोजीशन से सरकाते हुए टॉप पोजीशन तक ले जाते हैं, ए से बी ले जाते हैं। रास्ते भर में इस तरह से इर्रेगुलर पाथ फॉलो करते हुए ऐसे 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 ये ब्लॉक बी तक और एच हाइट तक ये उठेगा और आगे भी बढ़ेगा पी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमको निकालना है फ्रॉम ए टू बी टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब बताओ तो ए से बी तक जाने में फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट लगेंगे या वेरिएबल? बताओ मैडम। कांस्टेंट लगेगा। आइनश तो वेरिएबल लगेगा। वेरिएबल लगेगा। अगला जी मिथलेश कैसा लगेगा? तो डिपेंड नहीं करता है उसके सरफेस के, तो कांस्टेंट होगा सर ये। नहीं वेरिएबल होगा। देखो वेरिएबल इस होगा तरह सर, से ऐसे ऐसे नॉर्मल सब चेंज होगा। ये चूंकि घटा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू के इनटू एन। घटा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू के इनटू एन। और म्यू के तो चलो ठीक है, म्यू के बराबर होगा, लेकिन एन के मान अलग अलग जगह अलग अलग हो जाएंगे ना। यस सर। जो एन के मान होंगे वो अलग अलग इंक्लाइनेशन बदल रहा है। यहाँ पर का इंक्लाइनेशन ऐसा, यहाँ पर का इंक्लाइनेशन ऐसा। तुम देखो ध्यान से, यहाँ के इंक्लाइनेशन और यहाँ के इंक्लाइनेशन अलग अलग हो गए। यहाँ के इंक्लाइनेशन अलग अलग हो गए। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग जगहों। तो यहाँ आप कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स हियर, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक होगा, जिसके फॉर्मूला होंगे म्यू के इंटू एन, क्योंकि वो सरकते हुए घटाते हुए जा रहा है। और एन इज वेरिएबल, जो फ्रिक्शन लगेंगे ये वेरिएबल। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेंगे वो वेरिएबल लगेंगे, क्योंकि एन वेरिएबल है। हम एक छोटा सा कोई सेक्शन ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। थोड़ा सा हम एक छोटा सा सेक्शन यहाँ कंसिडर करते हैं। सपोज करो यहाँ से x डिस्टेंस आगे, इस पोजीशन से चूंकि चल रहा है तो x डिस्टेंस आगे, यहाँ से x डिस्टेंस आगे हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं dx।
dx थिकनेस का, ये वेरिएबल है। b को हम यहाँ पर, b आपकी पूरी है, और यहाँ पे जो उसकी हाइट है वो dh है, dy है। अब आप सिर्फ इसको फोकस करो, इस छोटे से इंक्लाइन प्लेन को फोकस। आपको पता है कि अगर आप चाहे कितना भी इंक्लाइन ले लें, उसका एक छोटा सा जब आप सेक्शन कंसीडर करेंगे, ये कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। कहीं भी आप एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कीजिए तो वो कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं यहां से। ये वाली आपकी एक बन गई, ये वाली एक बन गई छोटी सी इंक्लाइन प्लेन। ये वाली जो बेस है वो बेस हुआ dx, और ये जो हाइट है वो हुआ dy। हम इसको हटाते हैं, ठीक है। और इसी को हम थोड़ा अलग से थोड़ा बड़ा जूम करके बना रहे हैं। ये आपकी बेस हो गई dx और हाइट हो गया dh। हाइट हो गया dh और ये है डिस्प्लेसमेंट ds। इस पर हम एक ब्लॉक रख दें। देयर इज अ ब्लॉक है जिसका मास है। अब आप इस पर फोर्स ड्रॉ करो नीचे के डायरेक्शन में। ये मान लिया जाए इंक्लाइनेशन है थीटा, यहाँ पर की इंक्लाइनेशन है थीटा। तो एक फोर्स नीचे लगा, क्या? mg sin थीटा। और एक फोर्स नीचे ही लगेगा ना फ्रिक्शन का, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। एक इधर लगा mg cos थीटा। ऐसा करते हैं mg sin थीटा cos थीटा, mg sin थीटा दिखाने की जरूरत है। ये हुआ फ्रिक्शन, ये हुआ mg cos थीटा, और ये हुआ नॉर्मल। इस छोटे से सेक्शन के लिए, इस छोटे से सेक्शन फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ पे होगा म्यू इंटू एन, एन बराबर mg cos थीटा। और ए से बी तक इस छोटे से सेक्शन में ds डिस्प्लेसमेंट देने के लिए जो वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। फ्रॉम ए टू बी, ये कैसा फोर्स है? यहां से यहां तक अगर जा रहा है तब तो हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे ना, ए से बी तक में, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन मेरा सीधा है। फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है। और ये छोटा सेक्शन में, यहां देखो ये वाला पॉइंट ए है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये बी। इसको जूम करके यहां बनाए। इस वर्क को हम छोटा वर्क डन बोलेंगे, और हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स डॉट एस। एस की जगह यहां लेंगे ds, और इस वर्क का वैल्यू होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, और बीच का एंगल 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है। cos 180 माइनस।
तो माइनस म्यू एम जी cos theta into ds. This is the work done. This is the work done by friction for moving A to B. A से B तक जाने में इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले, A से B जो डिस्प्लेसमेंट ds है, उस डिस्प्लेसमेंट को लेने में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा यहाँ से यहाँ तक, वो तो कांस्टेंट ही लगा क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन आपका सीधा है। तो हमने कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ds है, ds ले लिया, ये वर्क करना। अब आप यहां से देखकर बताओ इस छोटे से ट्रायंगल के केस में cos थीटा क्या लिखेंगे? cos थीटा लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूस मींस dx by ds। सो ds cos थीटा को आप dx लिख सकते हैं, dx लिखें। हम इसको माइनस म्यू एम जी और ds cos थीटा की जगह dx लिखें। सो अभी हम A से B तक ले गए हैं, है ना? इसको हम नाम बदल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं P2। A से B मैंने ये छोटा सा सेक्शन A से B यहाँ दे दिया, इसको हम P, इसको Q नाम देते हैं। अब हाइट वहां तक ले जाएंगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम P to Q। तो टोटल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दें P से लेकर Q तक। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आया आपका माइनस म्यू एम जी डी एक्स, माइनस म्यू एम जी डी एक्स। म्यू एम जी बाहर कर लो माइनस के साथ, भीतर में सिर्फ आया dx। और dx का वेरिएशन देखिए कहां से कहां तक, तो dx का वेरिएशन है 0 से लेकर b तक। हाइट गायब हो गया, h गायब हो गया, h आया ही नहीं। dx का वेरिएशन, ये जो dx है ये वाली डायरेक्शन में, उसकी वेरिएशन है 0 से लेकर b तक। दिस इज b, 0 से लेकर b। और पूरे P से लेकर Q हाइट चलने तक में फ्रिक्शन फोर्स के जो वर्क डन आए वो आए माइनस म्यू एम जी एक्स, माइनस म्यू एम जी एक्स। सो इट इज इंडिपेंडेंट टू H, इट इज इंडिपेंडेंट टू H, H पर डिपेंड नहीं। दिस इज द आंसर। जितना आगे बढ़ा फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन उतना ही काम है, माइनस म्यू जी। तो ये थे फ्रिक्शन फोर्स के कुछ 3 बातें। एक तो फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन पाथ पर डिपेंड, एक राउंड ट्रिप में इसके वर्क डन डिपेंड नहीं है ना, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होते। दूसरी, अगर फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्सेस हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सिस्टम पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ऑब्जर्वर जो मूविंग है उसके रेस्पेक्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम सेम रहेंगे। और वेरिएबल इंक्लाइन केस में हाइट चाहे कितना भी चढ़ जाए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हाइट पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कितना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव। मतलब आप इसको इस रूप में भी सजा करके सवाल बना सकते हैं। हाँ, B दूरी आगे गया नहीं डिपेंड करता। और फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन लगाकर ए से E से लेकर Q तक मैंने हॉरिजॉन्टल वर्क डन निकाला। हाइट पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल हाइट पे नहीं, कितना ऊंचा चढ़े ये रास्ता पे डिपेंड तो करेगा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे और ए से B तक का, ये P से Q तक का वर्क डन आपका होगा, यही आएगा माइनस B। x की जगह B रखेंगे ना, लिमिट रखेंगे। ठीक है जी।
पूरा ये थे कुछ वेरिएबल फोर्स के वर्क डन। वेरिएबल फोर्स के वर्क डन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, सिविल और फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन डिफरेंट सिचुएशन में, स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन डिफरेंट सिचुएशन। स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन याद रखनी है कि अगर स्प्रिंग रिस्टोर हो रहा है मतलब बैक अपने पोजीशन में आ रहा है, तो प्लस इसके बारे में भी नोट करना। आएगा। स्प्रिंग फोर्स के केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब वो रीस्टोर हो रहा है, स्प्रिंग जब रीस्टोर हो रहा है तो होगा प्लस हाफ के एफ स्क्वायर, नेचुरल में प्लस हाफ के एफ स्क्वायर। जब भी रीस्टोर हो रहा है, चाहे वो इलोंगेटेड पोजीशन से बैक पोजीशन में आए या कंप्रेस्ड पोजीशन से बैक पोजीशन, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है मतलब नेचुरल लेंथ से इलोंगेट हो रहा है, नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो रहा है, वहां होगा माइनस हाफ। ये कुछ नोट है तो ध्यान में रखना है कैलकुलेशन को करने के तरफ, ठीक है। सर हाँ जी, सर इसके बाद सर जो आपने करवाया था सर, वो फ्रिक्शन इंटरनल है वो वाला पार्ट। एक मिनट। हाँ हाँ सुन रहे, बोलो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। बोलो वेदांत। बस ये है।